आज पढ़ेंगे वह देश कौन सा है। पाठ को पढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता आप लोगों को एक्सप्लेनिंग की ज़रूरत है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और समझाया जाता है, लेकिन आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते। ओनली 24 स्टूडेंट ने पहले वाली सूखी डाली वाली वीडियो देखी है, जबकि एकांकी को समझने के लिए बहुत वो चाहिए, दिमाग चाहिए। आप सोचें आंसर याद कर लेंगे और आप पेपर में लिख लेंगे तो आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे रटे रटाए। इसके लिए ज़रूरी है आपको चैप्टर को सुनना, ध्यान से उसको समझना और पढ़ना, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। आपने क्लिक किया और बस आंसर लिखकर दिखा दिया। केवल आंसर लिखने से थोड़ी याद होंगे। जब आप आंसर याद करेंगे तब आपको समझ में आएगी कि आंसर कितना कठिन है। उसके लिए ज़रूरी है आपको वीडियो देखना। ठीक है, इस बार तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेनिंग ही रोक दूँगी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर दूँगी, आप लोग लिखेंगे और याद कर लेंगे कहीं गाइड से, तो आप लोगों को भी समझ में आएगी कि गाइड का लिखना क्या होता है और एक समझकर उसको सही तरीके से उसका आंसर लिखने में नंबर कैसे मिलते हैं। अभी आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। चलिए चैप्टर की ओर आते हैं। वह देश कौन सा है। पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी एक द्विवेदी युगीन के राष्ट्रीय काव्य धारा के पोषक कवि हैं और इनका जन्म जौनपुर जनपद के कोयरीपुर ग्राम में हुआ है। ग्रामीण इलाके के हैं ये। इन्होंने अंग्रेजी भाषा, हिंदी, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने अनेक गांव जा जाकर ग्राम्य गीतों का संकलन किया, अर्थात गांव के बारे में गीत लिखा इन्होंने और उसमें आगे भी आए। इनका मान सम्मान भी बढ़ा उसके कारण। त्रिपाठी जी मननशील विद्वान तथा परिश्रमी थे। परिश्रम से ही वे अपनी काव्य रचना करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। काव्य, कहानी, नाटक, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर उनका पूर्ण अधिकार था। पूर्ण अधिकार मतलब वे अच्छे तरीके से उस चीज़ को जानते थे, उनके बारे में उनको नॉलेज था और द्विवेदी जी ने उनको अपनी रचनाओं में दिखाया भी, अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुत भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं पथिक, मिलन स्वप्न, मानसी, कविता, कौमुदी, ग्राम्य गीत। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना उनकी प्रमुख नवीन आदर्श रही और उनमें नवयुग का संकेत मिलता है। नवयुग का मतलब नए जो आधुनिक युग आ रहा है उसका भी संकेत उनकी रचनाओं में दिखता है। ये भली भांति से समझ में आती है कि द्विवेदी जी नवीन धारा को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया। पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए इनके, तो ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी के प्रसिद्ध खंड काव्य का नाम बताइए या उनके द्वारा रचित खंड काव्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है पथिक और मिलन नामक खंड काव्य उनके अत्यंत लोकप्रिय रहे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण, मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं प्रभावी ढंग से चित्रित होती हैं। अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया, पेड़ पौधों के बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, मानव सेवा के लिए इनके में भावनाएं दिखती हैं इनकी रचनाओं में, और राष्ट्र प्रेम इनकी रचनाओं में विशेषकर दिखाई देता है। केंद्रीय भाव में आ जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का उदात्त रूप प्राप्त होता है, मतलब अत्यंत ही विशेष रूप उनकी काव्य रचना में दिखाई देती है। वह देश कौन सा है में यहाँ पर कवि ने उत्तर क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया है। अर्थात जो पढ़ने वाला व्यक्ति रहेगा उनकी रचना, वो स्वयं ही इस भारत देश की विशेषता को जानेगा, समझेगा और स्वयं ही भारत देश के गुणगान को करेगा। भारत देश की विशेषताओं को बताते हुए कवि ने अपनी ये रचनाएं रची हैं, जिसमें हर रचना में, हर दोहे में
हर पद्य में उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है और हम सबसे पूछा है कि ऐसी विशेषता वाला देश कौन सा है। हम सब जानते हैं कि हमारी भारत देश की संस्कृति, हमारी भारत देश एक विकसित देश है, विकासशील देश है और हमारी संस्कृतियाँ, हमारी परंपराएं, हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। चलिए पाठ की ओर आते हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से भारत देश की विशेषता बताई है और कहा है मनमोहनी प्रकृति की, मन को मोहने वाली प्रकृति जो लोगों को आकर्षित करती है, मन को मोहती है, उसकी गोद में ऐसा कौन सा देश बसा है जहाँ पर स्वर्ग जैसा सुख का अनुभव होता है। इतना सुंदर है ये देश, इतना प्यारा देश है कि जहाँ पर सुख का अनुभव होता है, स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करता है व्यक्ति, वह कौन सा देश है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसका चरण, जिस देश के चरणों को रत्नेश धो रहा है, रत्नेश यानी सागर धो रहा है, सागर जिसके पास है और उसके चरणों को निरंतर छू रहा है, उस देश को धो रहा है, उसके चरणों को। ये कवि अपनी कल्पना कर रहा है कि हमारे भारत देश की चरणों को, भारत माता के चरणों को सागर निरंतर धो रहा है, सागर, समुद्र, रत्नेश। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। और जिसके मुकुट के समान कौन है, स्वयं हिमालय पर्वत है जो उत्तर में विराजमान है, उत्तर में है और ये मुकुट के समान है हमारे देश के लिए, जो शोभायमान हो रहा है, हमारे देश के गौरव को बढ़ा रहा है। ऐसा देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जहाँ पर नदियाँ कैसी धारा बहा रही हैं, सुधा की, सुधा यानी अमृत की धारा बहा रही हैं। आप सब जानते हैं हमारी कितनी पवित्र पवित्र नदियाँ हैं जिनमें लोग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। इस तरह इन धाराओं के बारे में यहाँ कवि, इन नदियों के बारे में यहाँ पर बताया है कवि ने कि नदियाँ जहाँ सुधा की पवित्र धारा बहा रही हैं, अमृत की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। चारों तरफ हरियाली है और सुंदर सलोना, मन को मोहने वाला वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज में वे सब अंग ने सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जिस देश में बड़े बड़े रसीले फल कंद जो धरती के अंदर उगाए जाते हैं, मेवे, अनेक प्रकार के मेवे अंगने में ही सजे हैं, आंगन में ही सजे हैं। आप सब जानते हैं हमारे देश की विशेषता है कि आंगन होते हैं घरों में, सुंदर आंगन में एक से एक पेड़ पौधों को लोग लगाते हैं और हम अपने पेड़ों की पूजा भी करते हैं, उनको देवताओं के समान सम्मान देते हैं, मान देते हैं। ये ऐसा कौन सा देश है। आप विदेशों में जाके देखें, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सब रेडीमेड काम चलता है। लेकिन हमारे भारत देश की संस्कृति इतनी विशाल है कि यहाँ पर लोग पेड़ पौधों वृक्षों की भी पूजा करते हैं, उसको अपने आंगन में सजाते हैं। तो कवि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। कह रहे हैं जिस देश में सुंदर सुगंध देने वाले सुंदर सुंदर फूल, प्रसून यानी फूल दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगे हरियाली दिखाई दे रही है, जो दिन रात हंस रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि प्रकृति ने सुंदर फूलों की वर्षा कर दी हो और जो हमें हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदान, गिरी यानी पर्वत, वनों में हरियालियाँ लहलहाती हैं, हमेशा हरियाली दिखाई देती है,
सुंदर वन दिखाई देते हैं, सुंदर मैदान दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देते हैं सुंदर सुंदर। ऐसा आनंद से भरा हुआ देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से, जिसके पाताल में, जिसके धरती के अंदर बहुत सारे अनंत धन पड़े हैं, असंख्य धन पड़े हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आज भी देखते हैं कि खुदाई में कहीं सोना निकल रहा है, कहीं हीरा निकल रहा है। और हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिसके अनंत धन में, पाताल में अनेक प्रकार के धन भरे पड़े हैं, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? और वह देश पूरे संसार का, पूरे विश्व का शिरोमणि है, सिर का मणि है, सिर को शोभायमान कर रहा है। वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? कवि कह रहे हैं कि पूरे पृथ्वी के निवासियों को जिन्होंने प्रथम जगाया, पहले जगाया, सबसे पहले सतर्क किया, उनको मानव बनाया, मानव का धर्म सिखाया, मनुष्य का धर्म सिखाया, वो कौन सा देश है? और उनको शिक्षित भी किया, सुधारा भी, अपनी संस्कृति से उनको उपदेश भी दिया, उनको प्रेरणाएं भी दी। ऐसा कौन सा देश है? छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश के पिता के, श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि जिन्होंने स्वराज्य को तृण के समान, तृण यानी घास के समान मान लिया, जिन्होंने एक देश को, एक राज्य को जिन्होंने तिनके के समान मानकर उसे छोड़ दिया, किसके आदेश पर? अपने पिता के। किसने छोड़ा? श्री राम ने छोड़ा। श्री राम के पिता ने, दशरथ जी ने, जैसे ही श्री राम को वन जाने की आज्ञा दी, उन्होंने अपने राज्य को एक तिनके के समान मानकर उसे त्याग दिया, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। ऐसे जो महान पुरुष, वीर पुरुष जिस देश में जन्म लिए, वह कौन सा देश है? स्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत शरीर के, वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं जहाँ पर निस्वार्थ भावना और पवित्र प्रेम रखने वाले भाई हुए, लक्ष्मण और भरत जैसे। आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, फिर भी वो राम जी के साथ भातृत्व प्रेम के कारण गए और उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा अपने भाई के लिए, राम के लिए। और भरत जिन्हें तो ना ही वन मिला था, बल्कि उनको राज्य मिला था, राज्य तिलक होने वाला था, जिन्होंने पूरा राज्य त्याग दिया अपने भाई प्रेम के लिए, भातृत्व प्रेम के लिए, और उन्होंने 14 वर्ष वनवासी की तरह महल में ही काटा। तो इस तरह पवित्र प्रेम रखने वाले भाई जिस देश में जन्मे, वो कौन सा देश है? ऐसा कवि सभी से प्रश्न कर रहे हैं। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं, कवि ही आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि निष्पक्ष, जो निष्पक्ष न्याय करता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वे सब ये सारी विशेषताएं सुनकर, जानकर, पढ़कर बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। वो सब समझ जाएंगे कि ऐसा सुंदर देश, ऐसा सलोना देश, इतनी सारी विशेषताओं वाला देश और कोई नहीं हो सकता, भारत देश ही हो सकता है, ऐसा वो बता पाएंगे। ये कवि कह रहे हैं। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? कवि कह रहे हैं 40 करोड़ भाई जहाँ पर सेवक के रूप में, भारत माता के सपूत के रूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं, जहाँ पर 40 करोड़ लोग निवास करते हैं, वो भारत के सिवाय और कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अर्थात वो केवल हमारा प्यारा भारत देश ही है। तो ये सारे वर्णन से हमें पता चलता है कि कवि एक राष्ट्र प्रेमी कवि हैं और उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए ये कविता लिखी है, और हम सब में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं।
तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया होगा और आपने शायद आशा करती हूँ मैं कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी लास्ट तक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पीछे से लेंगे बुक की और अध्याय 1 ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करूँगी मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर पोर्शन रहेगा, जिसमें रिटन वर्क तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनिंग करके मैं सारे ग्रामर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। धन्यवाद।